अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। पाकिस्तानी स्टूडेंट इन तुर्की की तरफ से हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें हम आपको हाई स्कूल, उसके अलावा बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी के जो प्रोग्राम है दयानत स्कॉलरशिप के अंडर, जो मोस्टली थियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, उसके बारे में आपको एक जनरल ओवरव्यू देंगे। तो ये प्रोग्राम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक में जनरल हाई स्कूल में जो स्कॉलरशिप आती हैं उनको किस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं, उसके लिए हामिद भाई जो है वो कोनिया से आपको सारी डिटेल बताएंगे। और इसके बाद हम दूसरे सेशन के अंदर हम आपको जनरल, बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी थियोलॉजी के अंदर दयानत की स्कॉलरशिप को कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके लिए हमने अब्दुल मजीद भाई को इनवाइट किया हुआ है अंकरा से, अंकरा सोशल यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले हम दावत देंगे हामिद भाई को, जो कोनिया में इमाम हतीब स्कूल के अंदर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, कि वो हमें बताएं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट हाई स्कूल की ये जो स्कॉलरशिप है दयानत की, उसको कैसे हासिल कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस क्या है। हामिद भाई, आपको हम हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू अब्दुल्ला भाई। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद हामिद अली शाह है। पाकिस्तान मानसेरा से हूँ और तुर्की में मैं कोनिया में हूँ। कोनिया उलुस्लर रस्म मेवलाना अनादोलु इमाम हातिब ली से मैं पढ़ रहा हूँ मैं। और मैं इधर 12th क्लास में हूँ। 2021 में आया था। ये मेरा चौथा साल है तुर्की में। तो आज इंशाल्लाह अभी ध्यान जो हाई स्कूल स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में अभी बात करते हैं। हाई स्कूल के बारे में जो उनकी स्कॉलरशिप्स हैं, बाकी तो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे काफ़ी हैं। सबसे पहले जो दयानत के बारे में, सबसे पहले दयानत क्या है। दयानत तुर्की की जो एक फाउंडेशन है जो आपको हमारे लिए तो सिर्फ एक स्कॉलरशिप्स देने प्रोवाइड करने वाली एक प्रोग्राम है, पर असल में ये काफ़ी बड़ी फाउंडेशन है जिसके और भी बहुत सारे काम है। अभी हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल ये जो स्कॉलरशिप है, ये मुख्तलिफ बहुत सारे मुल्कों से तकरीबन 70 के करीब मुल्कों से बच्चे हर साल लेके आती है यहाँ पे तुर्की। और तुर्की में किधर इनकी हैं आप मौजूद लोग? फिलहाल 15 से सुन रहे हैं? 15 से। कंटिन्यू रखें आप। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। जो ओवरऑल स्कॉलरशिप है दयानत की, तो वो इस तरह है कि ये तकरीबन 70 से ज़्यादा मुल्कों से हर साल बच्चे दयानत स्कॉलरशिप, दयानत जो फाउंडेशन है वो लाती है। और तुर्की में इनके तकरीबन 15 से 17 स्कूल हाई स्कूल हैं, वो उनमें फिर हर साल रिक्रूट होते हैं और यहाँ पे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं। और ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड होती है। इसमें आपको किसी किस्म के कोई भी एक्सपेंसेस की ज़रूरत नहीं होती है। आपके ट्यूशन फी, आपके अकोमोडेशन, आपका खाना पीना, रिहाइश, हर साल पाकिस्तान आने जाने का टिकट, 3 महीने की छुट्टियां, यहाँ पे भी सीजनल टूर वगैरह होते हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं दयानत फाउंडेशन की तरफ से। तो आज इंशाल्लाह इनके बारे में डिटेल बात करते हैं। अभी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी जो बच्चे पाकिस्तान स्कूल में किसी भी स्कूल में 8वीं क्लास तक पढ़ चुके हों, 8वीं क्लास कंप्लीट हो ना हो वो ज़रूरी नहीं है, पर उस साल के फरवरी मार्च तक उस 8वीं क्लास का मुकम्मल होना ज़रूरी है। और 8वीं क्लास के आखिर में भी जो ओवरऑल फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म या जितने टर्म लिए, उनकी जो एवरेज होनी चाहिए वो 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। असल में ये 70% से ज्यादा के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पर 80% या 90% से जितने आपके मार्क्स अच्छे होंगे उतनी ज्यादा आपके पास होने के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरी बात, वो जब आपके इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में आपसे कुरान सुना जाता है। आप कुरान पढ़ते हैं, अगर आप हाफिज कुरान हैं तो आपके स्कॉलरशिप में आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं बाकी नॉर्मल बच्चों की निस्बत। पर अगर आप हाफिज कुरान नहीं है तो आप कुछ सूरतें वगैरह अगर आपको हिफ्ज हैं तो आप इंटरव्यू वगैरह में उनको बता सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। बाकी इसके लिए और कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है। शादीशुदा नहीं होना चाहिए और उसके बाद नॉर्मल पढ़ाई में फेल वगैरह नहीं हो। और उसके साथ साथ अगर आप स्कूल में जितने आपके पास सर्टिफिकेट, मेडल्स वगैरह हैं, या आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा आपके परसेंट के परसेंटेज बढ़ जाती है। एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह है? सबसे पहले हर साल जनवरी से फरवरी के दरमियान तकरीबन 2 महीने का इनका प्रोसेस, एप्लीकेशन का टाइम होता है। उस टाइम के अंदर आप इनके दयानत के ऑफिशियल वेबसाइट से इमाम हतीब हाई स्कूल में जाके वहां से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसमें आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपके बारे में, अपने बहन भाई, अपने सिबलिंग्स, अपने माँ बाप के बारे में, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई के बारे में। और स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के लास्ट में आपसे लेटर ऑफ इंटेंट मांगा जाता है, कि आप तुर्की क्यों जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा स्कूल हैं, ऑलरेडी आप उधर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप तुर्की ही क्यों जाना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपसे तकरीबन लेटर मांगा जाता है। तो जिनके लेटर को भी देखा जाता है, जितना अच्छी तरह आपने लेटर लिखा है, उसके बाद आपका मकसद जितना अच्छा है, तो वो आप एप्लीकेशन के टाइम में लिखते हैं। और यही सवाल जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। तो नॉर्मल एप्लीकेशन का टाइम इस साल तकरीबन, मैं अगर गलत याद नहीं है तो 28 फरवरी तक है। तो उससे पहले पहले आप एप्लीकेशन कर लें, अगर करना चाहते हैं तो। उसके उधर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि कितने साल तक होना चाहिए, वो भी आप उधर से जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आपको पेज पे प्रोवाइड की जाती है, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको ईमेल आ जाती है जब आप अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाती है। जब आप अप्लाई करते हैं उसी वक्त एक ईमेल आती है कि आपकी एप्लीकेशन हम तक मौसूल हो चुकी है। और उसके बाद अगर आपके मार्क्स वगैरह अच्छे हैं, तो आपको इंटरव्यू की ईमेल आ जाती है। आज से 2 से 3 साल पहले तक इस तरह होता था, जो बच्चा भी अप्लाई करता था उसको इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाया जाता था। पर अभी 1-2 साल से इस तरह होता है कि ज्यादातर बच्चे अप्लाई करते हैं, पर अप्लाई करने के बावजूद उनको इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाता है। तो वो इसलिए है कि पाकिस्तान से हर साल ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। और इसलिए वो बाज बच्चों के इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्ट कर लेते हैं। तो वो भी क्या वजूहत हो सकती हैं, या लेटर ऑफ इंटेंट से नहीं लिखा, या उनकी इन्फॉर्मेशन में कोई मसला होगी, या उनकी तारीख वगैरह से फिट नहीं हो रही होगी, या कोई ना कोई इस तरह का मसला होगा। अगर इस तरह का कोई मसला नहीं है, आपका अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दी है, तो आप दयानत को ईमेल कर सकते हैं। जब बाकी बाकी बच्चों की इंटरव्यू की ईमेल आ गई, अगर आपकी नहीं आई, तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं। फिर जब इंटरव्यू की डेट आने से पहले आपको तकरीबन एक हफ्ता या 3 से 4 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है। नॉर्मली पाकिस्तान में इसके सेंटर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची हैं। कोयटा में भी किया जाता है जहाँ तक सुना है। तो उसमें आप वैसे भी एप्लीकेशन के दौरान ही आप क्लिक करते हैं कि कौन सा सिटी आपके लिए करीब होगा इंटरव्यू के लिए, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो नॉर्मली संडे को होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू किस तरह होता है उसके बारे में बात करते हैं। अभी इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता है। बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले जब आप जाते हैं तो आपका अपना तारुफ वगैरह पूछा जाता है। और इस स्कॉलरशिप में एक और बात है, अगर आपको अरेबिक या इंग्लिश आती है तो ये भी आपके लिए अलग प्लस पॉइंट है। पर इस तरह होता है कि आपको उनको बताना पड़ेगा कि मुझे ये लैंग्वेज आती है, मुझे ये मेरी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। वो आपसे हर सवाल नहीं पूछेंगे, पर आपने इंटरव्यू के दौरान ही अपनी सारी काबिलियतें बतानी है। मैं यही आपसे वो करूंगा कि मशवरा दूंगा कि स्कूल में आपके पास कोई मेडल सर्टिफिकेट वगैरह जितनी भी हैं, तो वो इंटरव्यू के लिए जाते वक्त साथ लेके जाएं। वहां पे जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा होगा उनको जरूर दिखाएं। इंटरव्यू लेने वाले बंदों में भी 1 से 2 तुर्क होते हैं, और साथ एक पाकिस्तानी होगा या ऐसा बंदा होगा जिसको उर्दू आती हो। अगर आप इंटरव्यू उर्दू में देना चाहते हैं तो वो ट्रांसलेट करके उनको बता देगा। पर अगर आपको इंग्लिश आती है तो उन दोनों तुर्क बंदों में से भी एक ने को इंग्लिश जरूर आती है, तो आप इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। मैंने इंग्लिश में ही दिया था। इंटरव्यू के दौरान बाकी सवालात इस्लाम की बेसिक नॉलेज के बारे में पूछे जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, सीरत नबी के बारे में, कुछ सिंपल हदीस के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पर वो इस तरह से के सवाल होते हैं जो पाकिस्तान में हर नॉर्मल बंदे को पता होते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, पाकिस्तान के कैपिटल वगैरह के बारे में, इर्द की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल्स वगैरह के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद सिंपल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या इस तरह के बंदों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो उस साल के बाद मेरा यहाँ पे चौथा साल है, दरम्यान में 3 साल गुजर चुके हैं। तो उसके बाद वाले बच्चों से कुछ मुश्किल सवाल भी पूछे गए हैं, तो आप उस हिसाब से यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के अपनी जनरल नॉलेज पहले से मजबूत कर सकते हैं। इंटरव्यू लेने से पहले जब आप जाते हैं तो उस दिन एक टेस्ट होता है आपका, मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है, आईक्यू का। वो तकरीबन 20 सवाल होते हैं, तो आधा घंटे का टाइम होता है, आपने वो करने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। इंटरनेट पे आप वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चंस लिख के सर्च कर सकते हैं, उस तरह के उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप उस तरह इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। उन 20 में से भी कम से कम 16-17 आपके ठीक होने चाहिए आपको आगे पास होने के लिए।
तो जब इंटरव्यू आपका हो जाता है तो इंटरव्यू होने के तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा ईमेल आ जाती है। अगर आप पास हो चुके हैं फिर भी ईमेल आती है, नहीं हो पाए तो फिर भी आपको ईमेल आ जाती है। अगर आप पास हो चुके हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि आप कौन से स्कूल के लिए पास हुए हैं, और आपके जो वीज़ा वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको अगली ईमेल में आती है। उस टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पास हो गए इसके दायर आपको एक ईमेल आ जाती है। और अगर पास नहीं हुए तो गुड लक के लिए आप ईमेल आपको सेंड की जाती है। आप उसके बाद फिर अगर आपके पास टाइम है, आपके एज कम है, तो आप 1 साल के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नसीब में नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह कहें और आगे अपनी पढ़ाई पाकिस्तान में जारी रखें। आगे बात करते हैं, अगर आप पास हो चुके हैं तो उसके बाद आपका बाकी प्रोसेस जारी रहता है। उसके बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा ईमेल आ जाती है कि आप एम्बेसी की तरफ रज्यू कर लें। अगर आप पास हो जाते हैं तो मेरा मशवरा यही है, पास होने के बाद आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट कर लें। पासपोर्ट वगैरह आपका नहीं बना तो पासपोर्ट बनाएं, अपना स्मार्ट कार्ड बना दें। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह ये आप पहले से रेडी कर लें। उसके बाद जब आपको ईमेल आती है एम्बेसी से रुजू करने के लिए, तो आप पासपोर्ट के साथ जाते हैं तो आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाता है। आपका वीज़ा लग जाता है और वीज़े के आने के तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपको टिकट कर दिया जाता है। आप हर बच्चा जो सिलेक्ट होता है तो नवंबर से पहले पहले वो तुर्की आ जाता है जो उसका स्कूल होता है। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपसे 3 स्कूल की प्रेफरेंस मांगी जाती है कि तुर्की में जो भी हमारे 15 से 17 जो दयानत के स्कूल हैं उनमें से आप किस में जाना चाहते हैं। तो अगर आपका कोई जानने वाला पहले से किसी स्कूल में है, आप किसी और स्कूल में जाना चाहते हैं तो प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप खुद सर्च कर लें, बिल्डिंग के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से सब स्कूल के यूट्यूब के चैनल बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तो वहां से भी उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स के बारे में। इस स्कॉलरशिप से आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, जब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको, ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपको किसी चीज़ की एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, जो हमें इस साल के बच्चों को तकरीबन हर महीने 1500 लीरा दिया जाता है दयानत की तरफ से। 1500 लीरा इस साल दिया जाता है, पिछले साल 1000 था, उससे पिछले साल 1000 था, 500 था। तो हर साल बदलता है, पर 1500 लीरा से आप खाना पीना वैसे भी आपको फ्री दिया जाता है, अकोमोडेशन भी है। तो 1500 लीरा से आप नॉर्मल एक हाई स्कूल का स्टूडेंट अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उसके अलावा भी तकरीबन 400 लीरा हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से आपको एज अ स्कॉलरशिप दी जाती है। तकरीबन फिलहाल टोटल आपको हर महीने का 1900 लीरा मिल जाता है। उसके बाद एकेडमिक एक्सीलेंस जो है, आपको यहाँ पे जैसे तुर्क बच्चे जो करिकुलम देखते हैं उस जैसा ही आपको करिकुलम दिखाया जाता है। पहले सिर्फ और सिर्फ पहला जो तुर्की में इस तरह होता है, 2 टर्म होते हैं यहाँ की तालीम में, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। हर टर्म में 2 मरतबा पेपर्स होते हैं। तो यहाँ पे जब आप आते हैं, कोई भी बच्चा आता है न्यू, तो हमारे स्कूल्स में पहले पहले टर्म में सिर्फ और सिर्फ टर्किश और कुरान के सब्जेक्ट होते हैं, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। पर सेकंड टर्म में फरवरी के बाद बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह के साइंस सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो पहले जो पहले टर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ टर्की सिखाई जाती है, उसमें जो बच्चा जितनी अच्छी तरह टर्की सीख जाएगा तो उसके लिए सेकंड टर्म उतना ही आसानी होगी। उसके बाद इस्लामिक इन्वायरमेंट, यहाँ पे आपको जो माहौल फराहम किया जाता है बिल्कुल सही इस्लामिक इन्वायरमेंट दिया जाता है। जितने भी हमारे इमाम हातिब के दौर में उनमें आपको मस्जिद होगी, ज़रूर मिलेगी आपको। उसके बाद तुर्की में जो इमाम हातिब स्कूलिंग सिस्टम है, तो ये ऑलरेडी एक रिलीजियस स्कूलिंग सिस्टम है। इसका मकसद ही बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देना है। मदरसा और स्कूल की तालीम को एक जगह लाना है। और इस तरह आप इस्लामी तालीम भी जारी रख सकते हैं। आप अगर हिफ्स करना चाहते हैं तो इन स्कूल में खास तौर पे अलग टीचर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं हिफ्स करने वाले बच्चों के लिए। अलग कुरान के टीचर आपको करने में मदद देंगे। और अगर आप हाफिज कुरान है तो मुख्तलिफ स्कूल में हाफिज कुरान के लिए अलग स्कॉलरशिप्स भी हैं। हमारे स्कूल में हर महीने तकरीबन 200 से 300 लीरा हाफिज को मिल जाता है अलग स्कॉलरशिप के अलावा। उसके बाद ग्लोबल नेटवर्क हमारे जैसा कि मैंने कहा था, दयानत हर साल 70 से ज्यादा मुल्कों से स्टूडेंट्स लाती है। तो हमारे हर स्कूल में तकरीबन 60 से 70 मुल्कों से बच्चे होते हैं। तो इस तरह आप उन बच्चों से बातचीत करके, उनकी लैंग्वेज आपको नहीं आती पर शुरू में जब आप टर्की सीखते हैं तो आपको जो
बात करने का जो जुबान होती है, फिर उसके बाद 4 साल के लिए टर्किश ही होती है। तो इस तरह आप बातचीत करके अपने तकरीबन 50 से 60 मुल्कों से अपने दोस्त बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। अकोमोडेशन फुल्ली फंडेड होती है, बिल्कुल फ्री है। खाना 3 टाइम का फ्री होता है। उसके बाद रिहाइश अच्छे डॉर्मेटरी होते हैं, साफ सुथरे। कपड़े वगैरह उनकी तरफ से धोए जाते हैं, सफाई उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। फ्लाइट टिकट्स हर साल में फ्लाइट टिकट दिया जाता है स्टूडेंट्स को। हमारे तुर्की में जो तालीमी निज़ाम है वो सितंबर से शुरू होकर अगले साल की जून तक खत्म होता है। तो जून से सितंबर के दरमियान जो 3 महीने हैं, उन 3 महीनों में दयानत टिकट प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, आने जाने दोनों का। और वो भी अच्छी एयरलाइंस का टिकट प्रोवाइड करती है कि आप आ जा सकते हैं उससे। वो भी फ्री होते हैं। और उसके बाद सीजनल टूर्स होते हैं। तुर्की में जब फर्स्ट टर्म खत्म होता है उसके बाद 15 दिन की छुट्टियां होती हैं। और जैसे मैंने कहा था, हर टर्म में 2 मरतबा पेपर होते हैं, तो हर पेपर्स के बाद भी एक हफ्ते की छुट्टी होती है। उन छुट्टियों में, 15 दिन की छुट्टियों में भी दयानत आपको स्कूल, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ सिटी में, किसी न किसी सिटी में आपको लेके जाएगी। कहीं ना कहीं आपको कैंपिंग के लिए जरूर लेके जाएगी। और ये भी फुली फंडेड होते हैं। वहाँ पे रिहाइश भी, आना जाना भी दयानत की तरफ से हैंडल किया जाता है। स्कॉलरशिप के जो मेन बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी सिंपल बेनिफिट्स और भी बहुत सारे हैं। अभी के लिए इतना ही। हाई स्कूल के बाद क्या होता है? हाई स्कूल के बाद अगर आप थियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो दयानत आपको, थियोलॉजी मतलब इस्लामिक स्टडीज पढ़ना चाहते हैं तो तुर्की में मौजूद 7 शहरों में आप बिल्कुल फ्री तालीम हासिल कर सकते हैं। रिहाइश के साथ, स्कॉलरशिप के साथ आप पढ़ सकते हैं। अगर आप रिलीजियस स्टडीज नहीं हासिल करना चाहते, बाकी कुछ और तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे तुर्की में यूएस एक पेपर है, यबांची और इंजीनियर नाम है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक पेपर है जो साल में पिछले साल तक सिर्फ एक मरतबा या हर यूनिवर्सिटी का अलग होता था। इस साल से साल में 2 मरतबा होता है, एक मई में और एक अक्टूबर में। ये मैथमेटिक्स का पेपर होता है। इसमें 80 सवाल होते हैं, 40 आईक्यू के, 40 मैथमेटिक्स के। तो इसके बारे में हमें स्कूल में भी, मैथमेटिक्स के क्लासेस में हमें ये एग्जाम के बारे में पढ़ाया जाता है। 80 सवाल में से तकरीबन 50 से ज्यादा जो बच्चा भी सॉल्व कर पाता है, तो वो तुर्की में यूनिवर्सिटीज वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। 30 से ज्यादा भी वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ज्यादा चांसेस के लिए आपको 50 से ज्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर आप आगे मेडिकल वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो 70 से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इस एग्जाम से आप तुर्की की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तुर्की में 4 साल अगर आप हाई स्कूल में पढ़े और उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं इस एग्जाम के जरिए, तो तुर्की की जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस आपके लिए फ्री होती है। आप किसी किस्म की कोई फी नहीं पे करते। वाईटीबी स्कॉलरशिप की तरफ से वो आपकी फी पे हो जाती है। और दूसरी बात, अगर आप तुर्की में के 6-7 जो बड़े शहर हैं जिनमें दयानत का हॉस्टल मौजूद है, अगर आप दयानत के जरिए आगे यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते, तो दयानत के आप स्टूडेंट थे 4 साल, इसलिए दयानत आपको 2 ऑप्शन पेश करता है। या आप दयानत के हॉस्टल में रह सकते हैं फ्री ऑफ एक्सपेंसेस, किसी किस्म के पैसे दिए बगैर। या दयानत आपको हर महीने की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं कैश में, मतलब पैसे आपको प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप। तो आपकी चॉइस होती है कि आप उसकी दयानत के हॉस्टल में रहना चाहते हैं या उस स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। इस तरह यूएस से आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं और आगे टर्किश में भी पढ़ सकते हैं। यूएस के अलावा जो इंटरनेशनल जो एग्जाम्स हैं, एसएटी है, आईएलटीएस है, टोफल है, उस एग्जाम में आप अलग अपनी तरफ से वो एग्जाम दे के आप इंटरनेशनली लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में भी। और तुर्की में भी अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। एसएटी के जरिए, वो अलग एक टॉपिक है, पर एसएटी के एग्जाम आप खुद सर्च कर सकते हैं, उसके जरिए भी आप तुर्की में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। अभी के लिए एसएटी के सबसे कम मार्क्स तकरीबन 1150 हैं। उससे ज़्यादा लेके आप तुर्की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ये हाई स्कूल के बारे में प्रेजेंटेशन थी। कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। इसे अगर आप माइंड ना करें तो हम इस तरह कर लेते हैं कि दोनों सेशन जो है उसे खत्म कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में हम जो सवाल जवाब कर लेते हैं।